दोस्तों, हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग है भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पंडित अपने बचपन के एक गरीब दोस्त से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही विकलांग अपाहिज था। पंडित का मित्र गांव से बहुत दूर रहता था और उसे अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते पर एक आदमी और साथ है तो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो उस आदमी ने उसका नाम महाकाल है। पुजारी जी को नाम का बड़ा ही अजीब लगा, पर उनसे आगे उनका नाम पूछना ठीक नहीं समझा और दोनों चलते रहे। जल्द ही एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़े, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि भैंस ने एक आदमी को मार डाला है। जल्द ही महाकाल पंडित के पास लौट आए। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां ठहरने की कोई व्यवस्था अच्छी सी लगी और पंडित ने दोस्तों गांव अभी बहुत दूर था, इसीलिए उन्होंने वहीं रात्रि में ठहरने का निर्णय लिया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत हो रही है, इसीलिए हमें यहीं आराम करना चाहिए। हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास ही के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसीलिए मैं वह देकर वापस आऊंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित चकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यह महाकाल जहाँ भी जाता है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौटते हैं। सुबह होते ही दोनों अपने रास्ते की ओर चलने लगते हैं। कुछ समय बाद एक गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़िए, इस गांव में मुझे भी कुछ काम है, इसीलिए मैं आपसे बाद में रास्ते में मिलूंगा। ये कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और महाकाल के पीछे चला गया, ताकि वह यह देख सके कि वह महाकाल जाता कहाँ है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल पर नजर रखे थे तो उन्होंने देखा और सुना कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उस व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। पंडित वहां कुछ नहीं बोले और दोनों अपने रास्ते चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित अपने आप को पूछने से नहीं रोक सके और महाकाल से बोले, आप जहां भी जाते हैं किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, बता सकते हैं कि आखिर होता क्या है? महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, आप तो ज्ञानी मालूम होते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी का संग सदैव अच्छा होता है। लेकिन फिर भी तुम यह नहीं समझते कि मैं वास्तव में कौन हूँ? पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सकते हैं तो मेरे लिए यह आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया,
मैं यमदूत यमराज के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित पास पहले ही विचार था कि फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, यदि ऐसा है तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित अवाक रह गया और बहुत निराश हुआ और उसने मन ही मन में सोचा, अगर महाकाल ने जो कहा है वह सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा और वह भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। पंडित यह सोच ही रहे थे कि महाकाल ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से मिलोगे तो भाग्य नहीं बदलेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनकर के पंडित चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनके मन की बात पढ़ सकते थे। इससे पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत थे। इसीलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस मुड़ गए। परंतु जैसे ही वह पीछे मुड़े, उसने देखा कि एक मनुष्य उसकी ओर तेजी से आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित को एहसास हुआ कि यह उसका दोस्त है जिससे वह मिलने जा रहा है। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थका हुआ है और ऐसा लगता है कि वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने चकित नेत्रों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि मेरे मित्र को क्या हुआ है। महाकाल समझ गए और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। ना तो वह तुम्हारे पास पहुंच सका, ना ही तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है। इसलिए आपके दोस्त की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई और आपकी वजह से उसने अपने शरीर की सीमा को पार कर लिया। वह तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि जरूर महाकाल कोई यमदूत थे। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु का कोई नियंत्रण नहीं हो कर सकता और सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। लिहाजा उस वक्त उन्होंने खुद को संभाला। पंडित ने उत्सुकता बस पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि यह जानना किसी भी सामान्य प्राणी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप अपने मित्र की मृत्यु को किस प्रकार स्वीकार कर पाए, यह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी विचलित या परेशान नहीं होंगे। तुम आज से ही ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी से मर जाओगे और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं भी अपनी फांसी का संघर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि जब पंडित उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल ने जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद सभी संस्कार किए और अपने गांव लौट आए। अब कोई भी व्यक्ति जितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद वह व्याकुल हो जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया
क्योंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, वह यह तक कि राजा की उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कोई बुद्धिमानी मंत्री है और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सकें। इतने में पंडित राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनसे सलाह मांगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि अगर पंडित की बात सच है तो 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है। इसीलिए पंडित ने महल में रहने की व्यवस्था की और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने की इजाज़त थी ताकि ऐसे ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वह डर के मारे बाहर जाने से कतराता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु के दिन से एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया ताकि वह रात और अगला दिन जल्दी से बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को स्लीप डिसऑर्डर था जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। सोने के बाद वह नींद में चलने लगा। वह उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया और महल के घोड़े के अस्तबल की ओर चला गया। ना तो किसी ने उसे रोका और ना ही किसी प्रकार की पूछताछ की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि था। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राजा से बाहर चला गया। बेहोशी की हालत में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल पहुंचा। यह संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे। इसीलिए किसी ने उन्हें रोका या पूछा नहीं कि पंडित सीधा राज्य के शयन कक्ष में गए, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गए। जब सुबह हुई तो राजा उठा और पंडित को रानी के बगल में सोता देख राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आया कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो इतना क्रोधित हुआ कि उसने पंडित को फांसी देने का आदेश दे दिया। अब वह फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, राजा, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे जो याद है वह यह है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं यह भी नहीं जानता कि तुम्हारे शयन कक्ष में कैसे आया और तुम्हारे राज्य में किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आज मरना था और यह हो रहा है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आज मरने वाले थे? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच नहीं सकता। मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य से मैं क्यों जाऊँगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी ठीक लगी, लेकिन क्या उसे लगा कि पंडित सजा से बचने के लिए बहाना बना रहा है? लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन उसने टूटने से पहले अपना काम किया। धागे से पंडित के गले से की नस काट दी गई थी और वह तड़प तड़प कर जमीन पर पड़ा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया था। वह मृत्यु था।
सभी लोग हैरानी से सब ये देख रहे थे और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घटी या नियति के अपना काम किया। संभावनाएं और सबक। अगर पंडित ने महाकाल से उनकी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वे राजा के महल में कैद होकर हर दिन डरने की बजाय अगले 6 महीने तक बहुत बेहतर जीवन जीते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता इसीलिए नहीं दी कि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। एक पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह अपने मित्र से मिलने नहीं जा रहा होता तो उसे रास्ते में महाकाल नहीं मिलते और पंडित उससे उसकी मृत्यु से संबंधित प्रश्न नहीं पूछते। जो कुछ होना है वह होना बाकी है। हम कितनी भी सावधानी बरतें या जो भी उपाय करें, लेकिन हर घट और उस घटना का पूरा ताना बाना पूर्व निर्धारित है। नारी होता है कि हम जरा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। वहीं अगर पंडित अपने दोस्त से मिलने नहीं गया होता और उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और अपाहिज नहीं होता तो उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि ऐसे में वो पीछे से आवाज देकर अपने दोस्त को रोक सकता था। यानी कुदरत ने उन्हें बचपन से जो विकलांगता दी थी उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है और वह किसी न किसी कारण से है और उसे अस्तित्व पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति मनुष्य स्थिति ना किसी घटना से जुड़ी होती है या होनी है। इसी प्रकार यदि स्वयं पंडित को उसके सोने के विकार के बारे में पता होता तो वह राजा को पहले ही इस बात का उल्लेख कर देता। यदि वह राजा के महल से बाहर आया होता तो कोई पहरेदार उसे अवश्य रोकता। राजा कुछ भी ऐसी व्यवस्था कर सकता था जिससे पंडित की नींद उठकर कहीं ना जा सके। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले ही सारे बीज बो देती है जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस घटना के घटित होने के क्या कारण होंगे और इन कारणों से संबोधित बीज कब कहाँ कैसे बोए गए हैं, और ही हम सरल शब्दों में उसे ही भाग्य कहते हैं।